नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी सीरीज। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हम करेंगे, एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक के जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आप बनते हैं, उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, जिससे आपको ही समझ में आ जाएगा कि इसमें जो भी करवाया जा रहा है वो एनसीईआरटी के बुक के ही करवाया जा रहा है। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी के या सीटेट एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें हम क्या है, आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के नोट्स एकदम है एनसीईआरटी के। तो आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो वैसे तैसे आगे क्या है और भी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये जो सीरीज है कैसी लगी, क्या इस सीरीज को आगे ऐसे ही जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी की किताबों से है, यानी कि जो एक एक जो पॉइंट है आपको कहीं से मिस नहीं होने वाला है। बस वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देख लीजिए, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपने देखा है कि लोग कहाँ रहते हैं, यानी कि जब बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। पहले लोग क्या, कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि लोग कहाँ रहते थे, जो तो बहुत सारे ऐसे कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में रहते थे और आसपास के जंगल की जो विशाल संपदा है उससे परिचित भी थे। ठीक है, और अपने भोजन के लिए वे क्या है, जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों तथा आखेट यानी जानवरों के शिकार भी करते थे। यानी कि जो लोग रहते थे, कुशल संग्राहक होते थे, और जंगलों की जो विशाल संपदा है, यानी कि जो पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं, उनसे काफ़ी वो परिचित थे। ठीक है, और वो भोजन के लिए क्या है, अपने जड़ फल फूल का जो यूज करते थे, और इसी के साथ साथ वो क्या है, जानवर के शिकार भी करते थे। यानी एक तरफ से कह सकते थे कि जो जानवर होते थे उनके चलते फिरते एक तरफ से के भोजन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको बताया गया कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की जो पहाड़ियाँ हैं, इस क्षेत्र कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व क्या है, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी आपसे पूछा अगर जाएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को कहाँ पर उपजाया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुलेमान और घिरथर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, और उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहले जो है मनुष्य ने जो है पालतू किसको बनाया था, तो जंगली कुत्ते को बनाया था। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। देखिए आपसे पूछा कर जाएगा कि कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर क्या है, कृषि का सबसे पहले विकास हुआ है। इस चित्र में आप देखेंगे यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब जब आप देखेंगे तो उसमें चित्र में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गारो दिखा है, गारो दे रखा है यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर गारो दे रखा है, यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि जो आरंभिक नगरों का विकास है वो कहाँ पर हुआ था, तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा के दक्षिण में 100 नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध के
नाम से जाना जाता है, यानी कि मगध जिसको हम वर्तमान ये बिहार में है, ठीक है। यानी गंगा के जो दक्षिण में सोन नदी की जो आसपास का जो क्षेत्र था, उस समय में प्राचीन काल में उसको क्या है, मगध के नाम से जानते थे। आज जो मगध आज है वर्तमान में है, ये जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं, यही आपका पहले का मगध है, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था, यानी कि मगध के जो भी शासक हुए थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी किया था, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लिया जाए, चाहे सम्राट अशोक की बात, ठीक है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। आगे देखिए कि अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते थे, यानी कि जो लोग होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। क्यों जाते थे? कभी कभी क्या होता था, काम की तलाश में लोग जाते थे और कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते थे, ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, यानी कि जो धार्मिक गुरु होते थे वो अपनी जो धर्म की शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तो वो जाया करते थे, ठीक है। और आज जो लोग क्या हैं वो क्यों यात्रा करते हैं? आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो लोग यात्रा आज करते हैं वो व्यापार या बिजनेस या रोजगार की तलाश में यात्रा करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी यात्राएं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे धार्मिक सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए यात्राएं करते हैं। आजकल चुनाव के माध्यम से भी लोग क्या सभाएं करते हैं, यात्राएं करते हैं, ठीक है। दक्षिण एशिया यानी जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, इन सबको मिलाकर क्या है एक यानी कि महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या उपमहाद्वीप कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए भारत जो देश है इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अपने देश के लिए हम प्रायः क्या इंडिया तथा भारत जैसे नामों का ही यूज करते हैं, यानी कि भारत और इंडिया दो ही शब्दों का यानी नामों की चर्चा हुई है, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में क्या है सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। आगे देखिए भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख क्या है संस्कृत की आरंभिक यानी कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। अब क्या है अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है इसको हम देखेंगे, ठीक है। अतीत के बारे में हमें जानकारी कैसे होती है इसको देखेंगे। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। यानी पहले क्या था प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या पुस्तक हाथ से लिखते थे। कहाँ पर लिखते थे? वो ताड़ के पत्तों पर अथवा हिमालय क्षेत्र में एक उगने वाला भुर्ज नाम का पेड़ होता था जिसकी छाल से विशेष तैयार से भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर लिखी जाती थी, ठीक है। और ये पांडुलिपि जो है अंग्रेजी में इसको क्या मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है लैटिन शब्द जो है ये मेनू से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। इन सबको आप देखेंगे। तो ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। देखिए किताब बनाने के लिए क्या है ताड़ के पत्तों को काटकर क्या उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, ठीक है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। विहार यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास होते थी उसे विहार बोलते थे, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं, ठीक है।
प्राकृत भाषा क्या होती थी, ये आम लोगों की भाषा होती थी, इसलिए अधिकतर लोग क्या है प्राकृत भाषा का ही यूज करते थे जिससे आम जनता पढ़ सके। ठीक है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर यानी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है। यानी जो राजा महाराजा लोग होते थे अपने जो कार्य होता है उसके विवरण को क्या करते थे, वो अभिलेखों पे उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है। पुरातत्वविद क्या होते हैं, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है। लगभग 2250 वर्ष पुराना जो अभिलेख है वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यानी कि वर्तमान में जो आपको अभिलेख प्राप्त हुआ है वह अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, यानी अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। और यह किसके यानी अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती थी। देखिए लिपियों के बारे में आपसे पूछता है कि लिपियां क्या करती थी। लिपियां अक्षरों और संकेतों से बनी होती थी। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी अथवा आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं अफगानिस्तान से उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दिया है कि यूनानी तथा आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों यानी भाषाओं का यूज हुआ है। ठीक है। यूनानी तथा आरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। आगे क्या है कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। पुरातत्वविद जो होते हैं जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अतीत एक या अनेक पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न था। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़ कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है। आगे देखिए। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तिथियों का मतलब यानी तिथियों का मतलब क्या है, ये पेपरों में भी पूछा गया है। यानी अंग्रेजी में जो बीसी, अंग्रेजी में जो होता है बीसी, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं ईसवी पूर्व। ठीक है। जिसका अर्थ बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं।
एनो डोमिनी यानी ईस्वी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, यानी कि बीसी का मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटनाएं होती है उसे ईसा में लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होती है इसे ईस्वी से संबोधित किया जाता है। ठीक है। सी ई यानी सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा अथवा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। ठीक है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले के लिए यूज होता है। अब इस किताब में आपने देखा होगा कि लास्ट में एक पेज बना रहता है जिसको अन्यत्र कहते हैं, यानी कि इसके अलावा भी कहीं घटनाएं घटती है उसके भी यहाँ पर उसके मेन पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। यानी मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में जिसे कारतूस कहा जाता है अंकित किया गया, यानी कि कारतूस किसे कहते थे उस समय, एक छोटा सा फ्रेम था। ठीक है। देखिए आपसे यही पूछा जा सकता है कि भाई प्राचीन काल में जो कारतूस का यूज है किस रूप में किया जाता था, तो ये राजा रानियों के एक छोटे से फ्रेम के रूप में किया जाता था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये भी आपको याद होना चाहिए कि कृषि का जो विकास है ये 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, और सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर का 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग यानी 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब हम इस चैप्टर पर आधारित जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि किस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित स्तरों पर आपको विचार करना पड़ना है कि नर्मदा नदी घाटी, दूसरा है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरदर पहाड़ियाँ, तीसरा है कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, तीसरा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो नर्मदा नदी घाटी ये भी सही है, उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरदर की पहाड़ियाँ तो ये भी सही है, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ ये भी है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ ये भी है। ठीक है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वो आगे है। ठीक है, कि उपर्युक्त में से किस यानी किन स्थानों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मानव निवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए इस कोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है उपयुक्त सभी, यानी जितने भी कथन हैं उपयुक्त कथन सही हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों से मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः विकल्प डी सही है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जब इस तरह से डिटेल पढ़ेंगे तब क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था। अभी हमने पढ़ा था कि मगध राज्य। ठीक है, गंगा और सोन के आसपास का जो क्षेत्र है वो मगध राज्य के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, कि गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार है के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या है कि भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का जो विकास है 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अभी हमने पढ़ा था इसको पेज नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे
कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी हमने पढ़ा था। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें जिनको पांडुलिपि कहा जाता है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लैटिन शब्द के मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, ये पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ पाई गई हैं? ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? कह रहा है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो ये कार्बन 14 की विधि से करते हैं, सबसे प्रमाणित विधि है। ठीक है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति विधि से करते हैं। कार्बन 14 पद्धति को ही रेडियो कार्बन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के माध्यम से खुदाई में मिली वस्तुओं के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है? यानी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है, आपको बताना। तो ये विंध्य का पर्वत है। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करता है। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। ठीक है, दोस्तों हमने यहाँ पर एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, इसके नोट्स को और इसके क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आगे जारी रखना चाहिए और सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके किसी भी एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है।